आज दुनिया के 40% 40% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स अकेले भारत में होते हैं। जैसा कि आपने वीडियो की शुरुआत में सुना कि दुनिया के टोटल रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन में से करीब 40% अकेले इंडिया में होता है। एंड नाउ व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दैट करेंटली इन्हीं रियल टाइम पेमेंट को फैसिलिटेट करने वाला हमारा यूपीआई अब ओमान, यूएई, बहरान, कतर और ऐसे 35 से 40 देशों में भी घुसने के बाद अब फाइनली इस गल्फ के रीजन के मेजर प्लेयर सऊदी अरेबिया में भी एंटर करने वाला है। और एक्सपर्ट्स का तो ये भी दावा है कि वो बहुत ही जल्द यूएस डोमिनेटेड स्विफ्ट सिस्टम को भी रिप्लेस कर देगा। एंड नाउ दिस इज सो ह्यूज क्योंकि अब जब इन देशों से लोग पैसे इंडिया में भेजेंगे तब हर साल इंडिया करीब 8 से 10 मिलियन डॉलर अपने बचाएगा। और दोस्तों बाय द वे ये इतना पैसा है कि पाकिस्तान को आईएमएफ से बेल आउट पैकेज भी इससे कम मिलता है। वेल दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया के मेजर एनआरआईज इन गल्फ कंट्रीज में ही बसा करते हैं और वहाँ के टोटल पॉपुलेशन यानी कि 58.2 मिलियन में से सिर्फ इंडियंस ही हैं, जिनका टोटल आंकड़ा दोस्तों 13.4 मिलियन है। दैट मीन्स दोस्तों वहाँ पर मौजूद हर 4 लोगों में से एक इंडियंस है। और ऐसे में क्या आपको पता है कि इंडिया में टोटल रेमिटेंस में से करीबन 65% रेमिटेंस अकेले इन गल्फ कंट्रीज से होता है। लेकिन यूपीआई के आने से पहले इन एनआरआईज के पास पैसे भेजने के लिए यूजुअली 2 तरीके हुआ करते थे। पहला तरीका क्लासिक कन्वेंशनल बैंक मेथड, जिसमें मास्टर कार्ड, वीजा और वेस्टर्न यूनियन जैसी कार्ड कंपनीज के मीडिएशन की वजह से सऊदी के बैंक्स करीबन 6% का तगड़ा ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करते थे। और दूसरा तरीका जो कि एनआरआईज के पास है वो है एजेंट्स, और उनमें से कई सारे एजेंट्स दोस्तों बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, जैसे कि आपको भी पता है। तो दोस्तों अंदाजन एवरेज चार्ज कुछ 10% है, यानी कि दोस्तों वहाँ पर आप साल भर में जितना कमाते हो उसमें से रफली 1 महीने की सैलरी दोस्तों आपको मात्र ट्रांजैक्शन चार्ज के तौर पे देनी पड़ जाती है। और दोस्तों इसी लूप होल की वजह से होने वाले लॉसेस को रिकवर करने के लिए दोस्तों इंडिया ने सऊदी में यूपीआई को इंट्रोड्यूस करके एक दोस्तों मास्टर मूव खेला है, जो कि दोस्तों वहाँ रहने वालों के लिए भी बहुत यूजफुल होने वाला है, जो इंडियंस रह रहे हैं वहाँ पे। यूपीआई को लाकर दोस्तों हमने मेजरली 2 जगहों पर चेंजेस लाए। पहला है दोस्तों चार्जेस, जहाँ पर कार्ड्स, सिस्टम डोमिनेटेड बैंक्स और एजेंट्स दोस्तों इतने ज्यादा चार्जेस लगाया करते थे कि 1 महीने की सैलरी आदमी की घुस जाती थी। वहीं पर दोस्तों यूपीआई के ट्रांजैक्शन के जरिए आपको मात्र दोस्तों 132.67 रुपए की फिक्स्ड अमाउंट लगेगी, जो कि यूजुअल चार्जेस है दोस्तों, प्लस दोस्तों अमाउंट का 2.04% अप्लाई होगा मात्र। इसकी वजह से दोस्तों ट्रांजैक्टर के पास काफी ज्यादा पैसे बच जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरी चीज है टाइम। अब दोस्तों यहाँ पर बैंक्स और एजेंट्स ज्यादा पैसे तो ले लेते थे, लेकिन दोस्तों उनको उतना टाइम भी लग जाता था, वो भी दोस्तों ऑलमोस्ट 1 दिन से ज्यादा का समय। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यूपीआई आने के बाद ये ट्रांजैक्शन कुछ ही घंटों में पूरे हो जाएंगे। और तो और दोस्तों इन सारी फैसिलिटीज के साथ कैश लिमिट 2 लाख तक रख दी गई है, यानी कि किसी भी इमरजेंसी घड़ी में एनआरआईज अपने फैमिली या फिर फ्रेंड को मदद कर पाएंगे इजीली। अब यहाँ पर देखो कि यूपीआई के थ्रू आखिर काम होता कैसे है, ये समझना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बेनिफिट्स को समझने के लिए। नंबर 1 सबसे पहले तो सेंडर क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसे भेजेगा। नंबर 2 जिसके बाद उस सेंडर का ऐप अपने पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर को पर एक इंट्रोडक्शन को ऑथेंटिकेट करता है। नंबर 3 इन ट्रांजैक्शन डिटेल्स का कंफर्मेशन लेकर उस बैंक को कहता है कि सेंडर के अकाउंट से इतने रुपए डिडक्ट कर दो। नंबर 4 फिर बैंक इस प्रोसेस को इंफॉर्मेशन उसी पीएसपी वापस भेजती है। नंबर 5 दोस्तों कंफर्मेशन आते ही वो पेमेंट पीएसपी रिसीवर के बैंक को वेरीफाई करके उसमें दोस्तों पैसे क्रेडिट या फिर ऐड करने के लिए दोस्तों कह देता है। और फिर दोस्तों उस बैंक से इन पैसों की कंफर्मेशन आती है। और फाइनली दोस्तों इस पूरे ट्रांजैक्शन का कंफर्मेशन रिसीवर और सेंडर के यूपीआई लेबल एप्स पर दोस्तों चले जाता है। और दोस्तों ये सारा का सारा प्रोसेस कुछ ही सेकंड में हो जाता है, जो कि दोस्तों बाय द वे आप भी डेली बेसिस पर एक्सपीरियंस करते हो अगर दोस्तों आप यूपीआई यूज किया करते हो तो। लेकिन दोस्तों इतना क्विक ट्रांजैक्शन करना ये अकेला रीजन नहीं है जिसकी वजह से लोग इसे प्रीफर करते हैं। वेल दोस्तों फिडेलिटी नेशनल नाम की एक रेटिंग एजेंसी ने यूपीआई को ग्लोबल ट्रांजैक्शन में फर्स्ट रैंक दिया है, क्योंकि दोस्तों यूपीआई से पैसे सेंड करना इज एज इजी एज सेंडिंग अ मैसेज। इसकी यूजेबिलिटी और यूजर फ्रेंडलीनेस इतनी ज्यादा है कि किसी को पैसे ट्रांसफर करने के लिए टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना कोई जरूरी नहीं है। प्लस यूपीआई ने राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी, स्पीड ऑफ सेटलमेंट एंड लेवल ऑफ सपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम द रेगुलेटर इन सभी में 5 आउट ऑफ 5 स्कोर किया है। इन कंपैरिजन चाइनीज डिजिटल ट्रांजैक्शन इंटरफेस का इन क्राइटेरियाज में स्कोर सिर्फ 2 आउट ऑफ 5 रहा है। सो या दिस स्कोर्स मेक अस फील प्राउड। बट दोस्तों क्या होगा अगर मैं कहूँ कि इन स्कोर्स में कुछ दिक्कत है। इंडिया के बाद दोस्तों चाइना दूसरा सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन करने वाला देश है, लेकिन अनलाइक इंडिया यहाँ पर
मास्टर कार्ड और वीजा जैसे यूएस बेस्ड कार्ड कंपनीज का पेनिट्रेशन चाइना ने रोक रखा है। इसी बीच यूएस बेस्ड फिडेलिटी नेशनल द्वारा चाइनीज पेमेंट सिस्टम का पुअर कस्टमर वैल्यू के नाम पर मार्क्स काटना थोड़ा सा दोस्तों सस्पिशियस लगता है। एंड दिस मेक्स मी थिंक कि जिस तरह यूपीआई अब ग्लोबली वीजा और मास्टर कार्ड की डुओपोली को चैलेंज करेगा, तो कैन यूपीआई ट्रूली गो ग्लोबल? क्योंकि देखो दोस्तों, ये मास्टर कार्ड, वीजा और वेस्टर्न यूनियन जैसे कार्ड कंपनीज बेसिकली क्या है? ये दोस्तों एक तरीके की मीडिएटर्स तो है। बेसिकली दोस्तों पहले ऐसे होता था कि अगर दो बैंक्स के बीच कोई ट्रांजैक्शन करना होता था तो डोनर बैंक को रिसीवर बैंक के उस पर्टिकुलर कस्टमर के डिटेल लेने पड़ते थे। अब दोस्तों अगर ये डिटेल उस बैंक ने शेयर किए तो हो सकता है कि डोनर बैंक की मार्केटिंग टीम उस कस्टमर को अपनी ओर लियोर कर ले। और बस दोस्तों इसी ट्रस्ट इशू के चलते क्रॉस बैंक ट्रांजैक्शंस ने काफी सारे इश्यूज को फेस किया। इस इश्यूज को टैकल करने के लिए दोस्तों फिर इस्टेब्लिश हुए वीजा और मास्टर कार्ड कंपनीज। इन कंपनीज ने दोस्तों बैंक से कहा कि चलो एक काम करते हैं कि आप अपनी डिटेल हमसे शेयर करो और वहाँ पर हम वेरीफाई करेंगे कि किस बैंक के किस कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं और वहाँ पर किस बैंक के किस कस्टमर को देने हैं। यानी कि हम बीच में एक मिडल मैन बनकर सारे ट्रांजैक्शन की सेंटिमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। अब ऐसे में जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने यूपीआई को लॉन्च किया, इट्स बीइंग द डायरेक्ट थ्रेट टू देयर डोमिनेंस। यूपीआई की वजह से आज इंडिया ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में एक बहुत बड़ा जंप मार दिया है। अब क्योंकि इन ट्रांजैक्शन का ज्यादातर काम यूपीआई के थ्रू होता है, तो वीजा और मास्टर कार्ड यूपीआई का शुरुआती समय से ही भारी विरोध कर रहे थे। मैंने पहले ही कहा था कि ये दोनों की दोनों कंपनीज मोस्टली ग्लोबल लेवल पर ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट करते हैं। बट देन अप्रैल 2012 में इन कंपनीज द्वारा ग्लोबल सिक्योरिटी डेटाबेस लीक में करीबन 1 करोड़ अकाउंट्स के क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन लीक हो चुके थे। और अभी करंटली भी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यूएस ने रशिया में अपनी वीजा और मास्टर कार्ड सर्विसेज को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। तो दोस्तों इन दोनों कंपनीज को हम क्या समझे कि इन कंपनीज को यूएस वेपन्स की तरह हमारे खिलाफ यूज करेगा और एनी टाइम दूसरी कंट्रीज के इन पर डिपेंडेंसी को अपने फेवर में लेवरेज कर सकता है। तो ये बिल्कुल क्लियर था कि यूएसए के भरोसे पर पूरी तरीके से अपने बैंकिंग सिस्टम को बेस करना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए सबसे पहले 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रुपए नाम का एक होममेड कार्ड प्रमोट करना शुरू कर दिया। और ये कार्ड आपने भी बहुत देखा होगा क्योंकि ये बीच में बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। आज की तारीख में भी काफी लोग इसे यूज किया करते हैं और ये इसलिए जरूरी था क्योंकि आपको अगर पता होगा यूपीआई के शुरुआती दिनों में यूपीआई से जुड़े एप्स को यूज करने के लिए आपको डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ती थी। अब ऐसे में हर कोई वीजा या फिर मास्टर कार्ड का ईयरली फीस अफोर्ड नहीं कर सकता था। ₹100 यहाँ पर काफी सस्ता अल्टरनेटिव बन गया था, जिससे कि यूपीआई और भी ज्यादा लोगों तक पहुँच पाया। एंड दिस वाज वेरी सक्सेसफुल क्योंकि यूपीआई से पहले वीजा का इंडिया में मार्केट शेयर 60% का था और मास्टर कार्ड का 30% और अमेरिकन एक्सप्रेस का 8.5%। बट 2019 तक अब रुपए और यूपीआई का शेयर करीबन 58% तक पहुंच गया है और अब कई लोगों के लिए उनका मोबाइल ही उनका वॉलेट बन गया है। इनफैक्ट इसी से गवर्नमेंट लगभग हर साल 5,700 करोड़ रुपए बचाया करती है, जो कि खराब नोट्स को रिप्लेस करने में खर्च हो जाते हैं। अब इसके विरोध में वीजा ने अपनी होम कंट्री यूएस में इंडिया के अगेंस्ट कंप्लेन भी कर दी। उनका कहना था कि इंडिया में सभी कंपनीज के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड इक्वल नहीं है। इंडिया में वहाँ की गवर्नमेंट अपने सिस्टम को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है और पार्शियल हो रही है। अब ऐसी सिमिलर सिचुएशन इंडोनेशिया में तब आई जब उनकी डोमिनेंस खतरे में थी। तब उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यानी कि यूएस की एनपीसीआई के इक्विवेलेंट्स को मेल्स लिखकर प्रेशराइज किया कि वो इंडोनेशियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज करे और वीजा और मास्टर कार्ड के लिए फेवरेबल कंडीशंस बनाए यानी कि क्रिएट करे। बेसिकली यहाँ पर इंडोनेशियन गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जितने भी फॉरेन पेमेंट सिस्टम है वो अपना डाटा लोकली ही स्टोर करके रखे, लेकिन ऐसा करने के लिए वीजा और मास्टर कार्ड को इंडोनेशिया में और हैवी इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं और इसीलिए उन्होंने यूएस की हेल्प से इंडोनेशियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया, जिसकी वजह से वीजा और मास्टर कार्ड ने आज तक वहाँ पर कोई भी डाटा स्टोरेज फैसिलिटी ही नहीं बनाई। एंड नाउ फ्रेंड्स, जब एक कंट्री में यूएस के मास्टर कार्ड और वीजा को तकलीफ हुई तो उस कंट्री को इतना यूएस के प्रेशर का सामना करना पड़ा, तो ऑब्वियसली यूपीआई जब ग्लोबली इन कंपनीज को चैलेंज करेगा तब यूएस चुप थोड़ी बैठने वाला है। इवन इंडिया को भी बिल्कुल हो सकता है कि यूएस के प्रेशर का सामना करना पड़ेगा और इसलिए इंडिया को यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। खैर ओवरऑल फॉरेन कंट्रीज में यूपीआई के इंट्रोडक्शन से जितना फायदा लोगों को होगा उतना ही फायदा गवर्नमेंट को भी होने वाला है। इस डिजिटलाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट के पास इन पेमेंट्स का सही रिकॉर्ड डेटाबेस में रहेगा, जिससे कि कोई भी टैक्स को इवेट नहीं कर सकता और इससे डेफिनेटली जीएसटी कलेक्शन को भी काफी हेल्प मिलेगी और फाइनेंशियली इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यानी कि ब्लैक मनी भी थोड़ा कंट्रोल में रहेगा, जिससे कि कई बार टेरर फाइनेंसिंग भी होती है। इनफैक्ट इसी एग्जैक्ट चीज को टैकल करने के लिए तो इंडिया ऑल्टरनेटिवली डिजिटलाइजेशन को एक और स्टेप आगे लेकर जा
रही है बाय इंट्रोड्यूसिंग द डिजिटल करेंसी। इससे इंडिया के अंदर रहने वाले सारे पैसे व्हाइट और लीगल होंगे और हर एक पैसे का प्रॉपर हिसाब होने की वजह से इंडिया की सही ग्रोथ का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। इस पूरे के पूरे इशू पर दोस्तों आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन एज वेल एज दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा था, इंडिया को ग्लोबल एक्नॉलेजमेंट के साथ साथ ग्लोबल प्रेशर का भी सामना करना पड़ सकता है। एंड डू यू थिंक दैट इंडिया इज रेडी फॉर दैट? यू कैन कमेंट बिलो फ्रेंड्स।